राधा अपनी सहेली हेमलता के साथ अपने गांव में टहल रही थी कि तभी हेमलता राधा से बोली, राधा चलो कुछ दूर गांव के आगे टहल कर आते हैं। पागल हो गए क्या? अपने गांव से कुछ दूर की सीमा पर जंगल शुरू हो जाता है, भैया बहुत डांटेंगे। अरे पता है तेरा कुछ दिनों बाद विवाह है और तेरे भैया ने तुझे घर से निकलने की भी बड़ी मुश्किल से आज्ञा दी है, लेकिन ज्यादा चिंता मत कर, हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। हेमलता की जिद करने पर राधा हेमलता के साथ गांव की सीमा से आगे की ओर चली गई। यहाँ का दृश्य तो बड़ा ही सुंदर है। अरे इस दृश्य को तो तुझे दिखाने के लिए लेकर आई थी। भैया तो मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी राधा और हेमलता के कानों में किसी पुरुष की आवाज टकराई। चूड़ियां ले लो, अच्छी वाली चूड़ियां ले लो, अच्छी वाली चूड़ियां। अरे रंग बिरंगी लाल पीली हरी नीली गुलाबी सतरंगी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। राधा और हेमलता आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। तभी उन दोनों ने देखा कि एक सुंदर युवक हाथ में गठड़ी लेकर उनकी ही ओर चला आ रहा था। कुछ ही देर में वो सुंदर युवक उन दोनों के नजदीक आ पहुंचा और उन दोनों को बड़ी ही अजीब और विचित्र नजरों से देखने लगा। कौन हो तुम? तुम्हें तो इस गांव में मैंने कभी नहीं देखा। मेरा नाम आदित्य है और मैं दूसरे राज्य का रहने वाला हूँ। अरे मेरा काम है अलग अलग गांव में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर चूड़ियां बेचना। हाँ, मेरी चूड़ियां बहुत सुंदर होती हैं और आवाज करती हैं खन खन खन। देखो देखो, आप देखो। फिर तो तुम्हें गांव में जाकर चूड़ियां बेचनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों के पास चूड़ियां खरीदने के लिए धन नहीं है। आदित्य मुस्कुराते हुए उन दोनों की ओर देखकर बोला। अरे अरे कोई बात नहीं, मैं सुंदर कन्याओं को चूड़ियां मुफ्त में दे देता हूँ। आप तो देखो बस, पसंद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मेरी चूड़ियां है कमाल, जो पहने वो मचाए धमाल। पहन के देखो आप। ये सुनकर राधा और हेमलता खुश हो गई। क्या सच में? हाँ सच में, देखो तो सही यार। तो फिर अपनी चूड़ियां जल्दी से दिखाओ। आदित्य ने चूड़ियों की गठड़ी खोल दी। मुझे वो लाल वाली चूड़ी दे दो और मुझे वो पीली वाली, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। आदित्य ने उन दोनों को लाल और पीले रंग की चूड़ियां पकड़ा दी। अच्छा, ये बताओ, तुम दोनों मुझे बता सकती हो क्या कि चंदन नगर यहाँ से कितनी दूरी पर है? तुम्हें चंदन नगर में क्या काम? अरे क्या है ना कि मैं अपनी चूड़ियों को चंदन नगर के महाराज विक्रम को देना चाहता हूँ। अरे मैंने सुना है कि महाराज विक्रम की पत्नी और उनकी इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा को चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है। तो बस। वैसे तो हमारे गांव की सीमा से थोड़ा आगे जाकर चंदन नगर की सीमा शुरू हो जाती है, परंतु तुम्हें राजा विक्रम के महल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मणी अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ हर हफ्ते हमारे गांव के पास जो घना जंगल है ना, जहाँ पर एक झरना बहता है, वहाँ पर टहलने के लिए आती है। और मेरा ख्याल है कि कल ही वो दोनों झरने के पास टहलने के लिए आएंगी। तुम अपनी चूड़ियां महारानी और उनकी बेटी को वहीं बेच देना। अरे तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया है। बेकार ही मैं चंदन नगर जाकर थकता। अब मैं आज की रात तुम्हारे गांव में ही गुजारूंगा, फिर कल महारानी से मुलाकात होगी। ये बढ़िया रहा। इतना बोलकर आदित्य चूड़ियों की गठरी लेकर राधा और हेमलता के गांव की ओर चला गया। कुछ देर बाद हेमलता और राधा अपने घर की ओर चली गई। राधा के हाथ में नई चूड़ियां देखकर उसका भाई केशव बुरी तरह से चौंक उठा। अरे राधा, ये चूड़ियां तुमने कहाँ से खरीदी? वाह भाई, ये चूड़ियां तो बड़ी ही सुंदर हैं। राधा सारी घटना बताते हुए केशव से बोली, भैया वो चूड़ी वाला मुझे और मेरी सहेली को मुफ्त में चूड़ियां दे गया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपनी सहेली के साथ जंगल में सैर करने के लिए गई थी, है ना? है ना राधा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अकेले जंगल में मत जाया करो। हाँ भैया मैं तो मना कर रही थी,
लेकिन हेमलता जिद करने लगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना। अरे कुछ दिनों के बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है, ध्यान रखो। चलो मैं जाता हूँ। इतना बोलकर केशव मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकल गया। अगले दिन राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मणी अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ झरने के पास खड़ी हुई वहां के मनमोहक दृश्य को निहारे जा रही थी कि तभी आदित्य चूड़ी वाला उन दोनों के पास आ पहुंचा। आदित्य को वहां पर देखकर रानी रुक्मणी उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? महारानी की जय हो, महारानी की जय हो, जय हो, जय हो। अरे मैं आपसे ही मिलने आया हूँ महारानी जी। मैं एक चूड़ी वाला हूँ, गांव गांव राज्य राज्य जाकर चूड़ियाँ बेचा करता हूँ। चूड़ियों का नाम सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा खुश होती हुई आदित्य से बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं काफी समय से चूड़ियाँ खरीदने की सोच रही थी। लाओ दिखाओ, देखती हूँ तुम्हारे पास कैसी चूड़ियाँ हैं। आदित्य ने अपनी गठरी खोल दी और चूड़ियाँ रानी रुक्मणी और राजकुमारी चंद्रलेखा को दिखाने लगा। तुम्हारी चूड़ियाँ तो वाकई बहुत सुंदर हैं। मेरी पुत्री सही कह रही है, इतनी सुंदर चूड़ियाँ तो मैंने कभी नहीं देखी। इन चूड़ियों को देखकर कोई भी स्त्री सम्मोहित हो जाएगी। तुम मुझे वो नीले रंग वाली चूड़ियाँ दे दो और मुझे लाल वाली, क्योंकि मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। आदित्य राजकुमारी और रानी रुक्मणी को नीले और लाल रंग की चूड़ियाँ पकड़ा देता है। रानी रुक्मणी अपने गले से कीमती सोने का हार निकालकर आदित्य से बोली, ये लो तुम्हारा इनाम। हाँ, अरे 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 अरे, क्षमा कीजिए महारानी, इन चूड़ियों का कोई मोल नहीं है। अरे मैं तो बस आप दोनों को कुछ चूड़ियाँ भेंट करने के लिए आया था। बस बस बस, क्षमा चाहूंगा, मुझे इसका मोल नहीं चाहिए। तुम तो बहुत ही अच्छे युवक मालूम होते हो। आदित्य मुस्कुराता हुआ वहाँ से सीधे घने जंगलों की ओर निकल गया। कुछ देर बाद रानी रुक्मणी अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रलेखा के साथ अपने महल वापस चली गई। महल के बाहर राजा विक्रम शायद अपनी पत्नी और पुत्री का ही इंतजार कर रहा था। राजा विक्रम अपनी पत्नी रानी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, अरे मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था महारानी। अरे आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे मुझे तो चिंता होने लगी थी। अब आपको क्या बताऊं, मैं और चंद्रलेखा झरने के पास खड़े हुए जंगल के सुंदर मनमोहक दृश्य को देख रहे थे कि तभी एक चूड़ी वाला वहां पर आ पहुंचा। चूड़ी वाले का नाम सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। कैसे पति हैं आप? आपने अपनी पत्नी के हाथ में सुंदर चूड़ियां नहीं देखी? देखिए, ये नीले रंग की चूड़ियां मेरी कलाई में कितनी सुंदर लग रही है। और पिताजी, मेरे हाथों में ये लाल रंग की चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही है। राजा विक्रम आश्चर्य भरी नजरों से अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के हाथों में उन चूड़ियों को बहुत ही गौर से देखने लगा। देखते ही देखते वो किसी गहरी सोच में गुम होते हुए अपने आप से बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वही चूड़ियां हैं। आप इतनी गहरी सोच में क्यों डूब गए? आपको कुछ पता भी है? वो चूड़ी वाला हम माँ बेटी को चूड़ियां मुफ्त में देकर चला गया। मैंने उसे अपने सोने का हार देने का प्रयत्न किया, मगर उसने नहीं लिया। आज के जमाने में ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं? राजा विक्रम अपनी पत्नी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मणी का चेहरा काला पड़ने लगा। अगले ही पल रानी रुक्मणी का चेहरा ऐसा हो गया मानो कि उसके शरीर से किसी ने रक्त की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। रानी रुक्मणी मृत होकर जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमारी चंद्रलेखा घबराते हुए बोली, पिताजी, माँ को क्या हुआ? राजकुमारी चंद्रलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमारी चंद्रलेखा का शरीर एक बूढ़ी औरत के मानिंद हो गया और उसके चेहरे पर अचानक से झुर्रियां पड़ने लगी। देखते ही देखते वो एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गई। हाँ, अब तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया राजकुमारी? राजकुमारी, राजकुमारी, ये क्या है राजकुमारी? क्या हुआ पिताजी मेरे चेहरे को? अरे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा शरीर किसी बूढ़ी औरत की तरह हो गया। अरे राजकुमारी, सैनिकों! ये सुनकर राजकुमारी चंद्रलेखा चीखते हुए बेहोश हो गई और राजा विक्रम चीखते हुए सैनिकों को आवाज लगाने लगा। अगले दिन सुबह के समय अशोक अपने घर के बाहर टहल रहा था
कि तभी उसके गांव का मुखिया दौड़ते हुए अशोक के पास आकर बोला, अरे गजब हो गया अशोक, गजब हो गया। अरे गजब हो गया अशोक, गजब हो गया। अरे 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 अरे, क्या हुआ मुखिया जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हो गया बताइए। अरे अशोक, कल मेरी पुत्री ने एक चूड़ी वाले से चूड़ियां ली थी। अरे वो चूड़ी वाला मेरी पुत्री को चूड़ियां मुफ्त में देकर चला गया था। अरे तो क्या बात है, इसमें समस्या क्या है मुखिया जी? मेरी बहन राधा भी यही बात कह रही थी। एक चूड़ी वाले ने राधा को भी चूड़ियां मुफ्त में दे दी थी और उसकी सहेली हेमलता को भी। समस्या क्या है इसमें? अरे समस्या ये है कि जब सुबह मेरी पुत्री सोकर उठी तो वो एक बूढ़ी स्त्री में परिवर्तित हो चुकी थी। अरे जाके तुम राधा को देखो। हाँ। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं सही कह रहा हूँ। अरे मुझे तो वो चूड़ी वाला कोई जादूगर या तांत्रिक लगता है। अरे वरना तुम ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपनी बेटी की कलाई से चूड़ी उतारने का बहुत प्रयास किया, मगर चूड़ी उसकी कलाई में ऐसे जम गई है मानो वो उसकी खाल से चिपक गई हो। मैं क्या बताऊं, क्या करूं? मुखिया की बात सुनकर अशोक दौड़ता हुआ अपने घर जा पहुंचा, मगर सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसकी बहन राधा एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो चुकी है, जो कि सो रही थी। अशोक तुरंत एक आईना उठाकर राधा के पास चला गया और राधा को उठाने लगा। कुछ ही देर में राधा आंखें मसलती हुई उठकर बोली, क्या हुआ भैया, सोने दो। राधा तुम बूढ़ी औरत में बदल गई हो। सुबह सुबह क्या मजाक कर रहे हो भैया? अशोक ने तुरंत आईना राधा के चेहरे के सामने कर दिया। अपने चेहरे को देखकर राधा बुरी तरह से घबरा गई। ये क्या हो गया भैया, मैं अचानक से बूढ़ी कैसे हो गई? पता नहीं राधा, अभी मुखिया जी भी मुझे यही बताने आए थे कि उनकी पुत्री जब सोकर उठी तो वो एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो चुकी थी। मुझे लगता है ये सब उस चूड़ी वाले की वजह से हुआ है और मुखिया जी को भी यही शक है। अशोक की बात सुनकर राधा अपनी कलाई से चूड़ियां उतारने का प्रयास करने लगी, मगर चूड़ी उसकी कलाई से टस से मस नहीं हुई। ये देखकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। राधा तुम यहीं ठहरो, मैं महाराज विक्रम के पास जाता हूं। अब महाराज विक्रम जी ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, वही हमारी सहायता करेंगे। मैं अभी आता हूं। इतना बोलकर अशोक दौड़ता हुआ राजा विक्रम के महल के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि राजा विक्रम चिंतित अवस्था में महल के बाहर बैठा हुआ था। अशोक तुरंत राजा विक्रम के पास जाकर उसे सारी घटना बताता हुआ बोला, महाराज, केवल मेरी ही बहन नहीं महाराज, बल्कि मेरे गांव की हर वो स्त्री बूढ़ी औरत में बदल चुकी है जिसे उस चूड़ी वाले ने चूड़ियां दी थी। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक उठा। क्या? अरे मेरी पत्नी और मेरी इकलौती राजकुमारी चंद्रलेखा को भी शायद उसी चूड़ी वाले ने चूड़ियां दी थी। अरे कल शाम मेरी पत्नी का चेहरा अचानक से काला पड़ गया और कुछ देर बाद ऐसा हो गया मानो उसके शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकाल ली गई हो और उसके बाद वो फिर मृत होकर गिर पड़े। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अरे मैं सही कह रहा हूं अशोक। मैं अभी अभी अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके ही आ रहा हूं। और हां, मेरी बेटी के साथ भी वही हुआ जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ, मतलब वो भी बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। महाराज, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा। इस विचित्र मामले को कोई चमत्कारिक साधु ही सुलझा सकता है। मैं एक साधु को जानता हूं जो जंगल के वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन रहते हैं। आप चलिए मेरे साथ, उनके पास चलते हैं। राजा विक्रम अशोक के साथ उसी समय जंगल की ओर चला गया, जहाँ पर एक साधु वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। साधु राजा विक्रम की ओर रहस्यमयी नजरों से देखने लगे।
अशोक साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, साधु महाराज, अब आखिरकार आप ही बताइए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कौन था वो चूड़ी वाला? अशोक सही कह रहा है साधु महाराज। उस चूड़ी वाले की वजह से मेरी पत्नी को जान गंवानी पड़ी और मेरी इकलौती सुंदर पुत्री बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गई। साधु रहस्यमयी अंदाज में राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, तुम्हें ज्यादा चौंकने की आवश्यकता नहीं है राजन। सच में क्या तुम उन चूड़ियों को नहीं पहचानते जो तुम्हारी पुत्री और तुम्हारी पत्नी ने पहन रखी थी? बोलो। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंकते हुए आश्चर्य भरी नजरों से साधु की ओर देखने लगा। मुझे इस तरह से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है राजन। तुम्हारे लिए केवल इतना जानना जरूरी है कि इंसान अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म करता है, कभी कभी वो बुरे कर्म इसी जीवन में उसके सामने आ जाते हैं। और हां राजन, आदमी को कभी भी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए। कहीं तुम अपना अतीत भूल तो नहीं गए? साधु की बात सुनकर राजा विक्रम क्रोधित होते हुए बोला, बकवास बंद करो साधु महाराज। इससे आगे अगर एक भी शब्द तुमने कहा, अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? अरे तुम भी अपनी बकवास बंद करो। मैं जो भी कह रहा हूं सही कह रहा हूं। सवाल उस चूड़ी वाले का है तो मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लूंगा और उसे ऐसी सजा दूंगा कि आने वाली पीढ़ियां उस सजा को याद रखेंगी। साधु रहस्यमयी अंदाज में राजा विक्रम की ओर देखकर बोले, तुम अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दोगे, ठीक वैसे ही जैसे कि 20 वर्ष पहले तुमने किसी और की गर्दन काटी थी। साधु की बात सुनकर राजा विक्रम उसकी बात का जवाब दिए बगैर क्रोधित होकर अपने महल की ओर चला गया। अशोक साधु की ओर देखकर बोला, अब साधु महाराज, आपके और राजन के बीच में क्या वार्तालाप चल रही थी, मेरी कुछ समझ में नहीं आई। और सही बताऊं तो मुझे समझना भी नहीं है। मुझे केवल इतना जानना है कि मेरा गांव और मेरी बहन मुसीबत में है। गांव की अधिकतर स्त्रियां जिन्होंने उस चूड़ी वाले से चूड़ियां लेकर पहनी थी, वो सब की सब बूढ़ी हो चुकी हैं और मेरी बहन का तो कुछ दिनों बाद विवाह होने वाला है। मैं करूं तो करूं क्या महाराज? इस मुसीबत को केवल राजा विक्रम ही खत्म कर सकता है, परंतु राजा विक्रम तो क्रोधित होकर यहां से चला गया। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपना मुंह छुपाकर भाग गया। तो बताओ फिर क्या होगा? गलत ही होगा ना? क्या मतलब? मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो शायद तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हो सकता है तुम मेरी बात का विश्वास भी ना करो। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें सच्चाई की तह तक जाना होगा। कैसी सच्चाई? तभी साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। अगले ही पल एक सुंदर छोटा सा कपड़ा वहां पर प्रकट हो गया। अशोक ने देखा कि उस कपड़े में राजा विक्रम का बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ था। अशोक साधु की ओर देखकर बोला, हाँ, ये तो राजा विक्रम का चित्र है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये राजा विक्रम का चित्र तब का मालूम पड़ता है जब वो युवा होंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। यहां से कुछ दूरी पर वीरगढ़ राज्य पड़ता है। वीरगढ़ राज्य की सीमा पर एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में कोई भी रहता हो, जाकर उससे मिलना और इस चित्र को उसे याद दिलाना और इस चित्र की सच्चाई पूछना। जब तुम्हारे सामने सच्चाई का खुलासा हो जाएगा, उसके बाद तुम मेरे पास आना। साधु की बात सुनकर अशोक तुरंत राजा विक्रम का चित्र लेकर वीर गणराज्य की ओर बढ़ गया। अशोक 2 दिन तक लगातार पैदल चलता रहा। तीसरे दिन सुबह के समय अशोक वीर गणराज्य की सीमा पर पहुंचकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। अशोक तुरंत उस झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर एक बेहद बूढ़ी स्त्री बैठी हुई थी। वो बूढ़ी स्त्री
अशोक की ओर देखकर बोली, कौन हो तुम? मेरी झोपड़ी में तो राज्य का कोई वासी नहीं आता। मेरा नाम अशोक है। इतना बोलकर अशोक राजा विक्रम के उस चित्र को बूढ़ी औरत को दिखाते हुए बोला। क्या आप इन्हें पहचानती हैं? बूढ़ी औरत उस चित्र को देखकर क्रोधित हो गई। इसे मेरी नजरों के सामने से दूर हटा लो, मुझे इसकी सूरत नहीं देखनी, और चले जाओ यहाँ से, दोबारा मेरी झोपड़ी में मत आना। देखिए, मेरा जानना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता कि इनका आपके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन बस आप सच बता दीजिए। आपका एक सच सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता है। जिस युवक का चित्र तुम मुझे दिखा रहे हो वो मेरा नालायक बेटा है। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये तो राजा विक्रम है। ये चाहे राजा बन गया हो या महाराज बन गया हो, लेकिन ये सदैव एक चूड़ी वाले का ही पुत्र कहलाएगा। इसकी वजह से मेरे पति को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या मतलब? ये करीब 25 वर्ष पहले की बात है, जब विक्रम अपने पिता के साथ चूड़ियां बेचने जाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन मैं बीमार पड़ गई। मेरी बीमारी की वजह से मेरे पति को जमींदार से कुछ कर्ज लेना पड़ा। मेरे पति उस कर्ज को नहीं चुका पाए। जमींदार मेरे पति को तंग करने लगा। मेरे पति ने जमींदार को धमकी दी कि अगर वो उनका कर्ज नहीं चुका पाया तो वो उनका पीट पीट कर बुरा हाल कर देगा। मेरे पति की जमा पूंजी केवल चूड़ियां ही थी जो वो राज्य से खरीद कर लाते थे। मेरे पति ने जमींदार को रकम के बदले चूड़ियां देने का वादा कर दिया, मगर जैसी ये बात मेरे बेटे विक्रम को पता लगी, वो अपने पिता से झगड़ने लगा कि वो किसी भी कीमत पर चूड़ियां जमींदार को नहीं देगा। विक्रम के पिता ने विक्रम को बहुत समझाया, मगर विक्रम नहीं माना, और उस रात वो सारी चूड़ियां लेकर राज्य से दूर चला गया। अगले दिन जब जमींदार चूड़ियां लेने के लिए आया तो वो चूड़ियां न देखकर बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और मेरे पति को बुरी तरह से पीटने लगा। मेरे पति उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ दिनों बाद वो इस संसार को छोड़कर चले गए। मैं रोते हुए न जाने कितने वर्षों तक विक्रम का इंतजार करते रही, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत बुरी तरह से खांसने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़ी औरत अशोक की ओर देखकर बोली, अगर मेरा बेटा जीवित है तो उसे कहना कि मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगी। इतना बोलकर बूढ़ी औरत दम तोड़ देती है। अशोक की आंखों में आंसू आ गए। अशोक ने उस बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार उसकी झोपड़ी के बाहर ही कर दिया और उसकी अस्थियां एक कलश में भरकर सीधे साधु महाराज के पास ले आया और सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, अरे साधु महाराज, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि उस बूढ़ी औरत ने जो कहा था, बाप रे, सच कहा था। उस बूढ़ी औरत ने जो भी कहा उसका एक एक शब्द सच्चा है, परंतु ये आधा सच है। आधा सच तुम्हें राजा विक्रम स्वयं बताएगा। जाओ, जाकर इन अस्थियों को राजा विक्रम को देकर उसे सारी घटना बताओ और किसी भी तरह से उसे यहां लेकर आओ। साधु महाराज की बात सुनकर अशोक सीधा राजा विक्रम के महल में चला गया। महाराज की जय हो। महाराज, इस कलश में आपके मां की अस्थियां रखी हुई हैं। वो मरते दम तक आपका ही इंतजार करती रहीं। पूरी घटना सुनने के बाद राजा विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। क्या? मेरी माँ ने सच ही कहा था कि मैं उनका वाकई एक नालायक बेटा था। अरे मैं क्षमा के लायक भी नहीं। काश मैं कुछ धन के खातिर चूड़ियां उठाकर नहीं लाता तो मेरे पिताजी उस जमींदार के हाथों नहीं मरते। तो महाराज, अब मुझे पूरी बात बताइए, आखिर पूरा सच क्या है?
आखिर वो चूड़ी वाला कौन था? अरे मैं नहीं जानता अशोक कि वो चूड़ी वाला था कौन, लेकिन मैं केवल इतना जानता हूं कि उस चूड़ी वाले के पास ही वही चूड़ियां थी जिन्हें 25 वर्ष पहले मैं अपने घर से चुरा कर लाया था। जब मैंने पहली बार अपनी पत्नी और पुत्री के हाथ में वो चूड़ियां देखी तो मैं स्वयं पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि यह कैसे संभव है। पर महाराज, उस घटना को तो 25 वर्ष बीत चुके हैं। आपकी चूड़ियां इतने वर्षों तक कैसे सही सलामत रह सकती हैं? और वो अब तक कहां थीं? और अगर आप एक गरीब माता पिता की संतान थे तो फिर आप चंदन नगर राज्य के राजा कैसे बन गए? अशोक, 25 वर्ष पहले जब मैं अपने पिता की चूड़ियों की गट्टी चुराकर भागकर चंदन नगर राज्य की ओर निकल आया, तभी मेरी नजर एक तालाब के किनारे चंदन नगर के राजा बलदेव पर पड़ी। अब मैंने देखा कि राजा बलदेव अपनी पत्नी और अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ तालाब के किनारे खड़ा हुआ था। तभी मेरी नजर झाड़ियों में छुपे हुए राजा बलदेव के मंत्री चरण सिंह पर पड़ी, जो किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। उस व्यक्ति ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। मंत्री चरण सिंह उस नकाबपोश वाले व्यक्ति को राजा बलदेव के परिवार को खत्म करने की बात कह रहा था। अब क्योंकि राजा बलदेव जान गया था कि मंत्री चरण सिंह राजा विक्रम की महल के धान की चोरी कर रहा था। अब मंत्री चरण सिंह की बात सुनकर मैं मंत्री चरण सिंह के पास पहुंच गया और मैंने उससे कहा कि मैं सारी बात राजा बलदेव को बता दूंगा। मंत्री चरण सिंह बुरी तरह से घबरा गया और उसने मुझे एक लालच दिया कि अगर मैं राजा बलदेव और उसके परिवार की हत्या करके तालाब में फेंक दूंगा तो वो मुझे अगले दिन चंदन नगर का महाराज घोषित कर देगा और राजमहल में मौजूद आधी स्वर्ण मुद्राएं उठाकर चला जाएगा और फिर कभी पलट कर नहीं आएगा। यहां मेरे मन के अंदर लालच जाग उठा। मंत्री चरण सिंह ने एक तलवार मेरे हाथ में थमा दी, जो कि उस नकाबपोश के हाथ में थी। मैं उस तलवार को अपनी चूड़ियों की गठरी में छुपाकर राजा बलदेव के पास पहुंच गया। राजा बलदेव इससे पहले कुछ समझ पाता, तभी मैंने अपनी तलवार से राजा बलदेव की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और उसकी पत्नी को भी मैंने वहीं मार दिया। राजा का पुत्र, जो कि करीबन 10 या 11 वर्ष का था, उसने मुझे पकड़ लिया, मगर मैंने उसे तालाब में धक्का दे दिया। राजा के पुत्र ने बचने के लिए मेरी चूड़ी की गठरी को पकड़ लिया और चूड़ी की गठरी सहित तालाब में जा गिरा। इतना बोलकर राजा विक्रम चुप हो गया। ठीक है महाराज, आपको साधु महाराज के पास चलना होगा, क्योंकि साधु महाराज ने कहा है केवल आप ही इस विपत्ति को समाप्त कर सकते हैं। महाराज, आपकी बातों से और आपकी मां के आंसू देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया कि आपने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म तो नहीं किए हैं। कम से कम यही अच्छा कर्म करके आप थोड़ा सा पुण्य कमा लीजिए। और मत भूलिए कि आपकी बेटी भी एक बूढ़ी स्त्री में परिवर्तित हो चुकी है। चलिए। राजा विक्रम चुपचाप अशोक के साथ साधु महाराज के पास चला गया। साधु अशोक की ओर देखकर बोले, तुमने राजा बलदेव के पुत्र को तालाब में धक्का दिया तो वो तालाब के बहुत अंदर गिर गया। वो तालाब एक शापित तालाब था। उस तालाब के अंदर एक डायन का वास था। बरसों बाद एक इंसान उस तालाब में गिरा। डायन के पास 2 रास्ते थे, या तो वो उसे मार दे या फिर वो उसे अपने वश में कर ले। उसने राजा बलदेव के पुत्र आदित्य को अपने वश में कर लिया और उसके जवान होने का इंतजार करने लगा। जवान होने के बाद डायन ने तुम्हारी चूड़ियों पर एक विशेष प्रकार का जादू कर दिया। जिसने वो चूड़ी पहनी, जानते हो वो बूढ़ी क्यों हो गई? क्यों?
क्योंकि वो डायन उनकी जवानी खींचती रही है। लेकिन जब तुम्हारी पत्नी ने उस चूड़ी को पहना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी थी। इसीलिए तुम्हारी पत्नी की बची कुची शक्ति भी चली गई और वो मर गई। अगर इसे जल्दी नहीं रोका गया तो जितनी भी स्त्रियां बूढ़ी हुई हैं वो सब मौत के काल में समा जाएंगी। अब तो आप ही मुझे बताइए, मुझे भला क्या करना होगा? साधु अपना हाथ आड़ी टेढ़ी दिशा में घुमाने लगा। तभी उसके हाथ में लाल रंग का सिंदूर प्रकट हो गया। साधु सिंदूर को राजा विक्रम को देते हुए बोला, ओम नमः। उस तालाब में जब तुम कूदोगे तुम अपने आप को एक खंडहर में पाओगे। तुम्हें बगैर कुछ कहे सिंदूर को उस डायन के ऊपर फेंक देना है। ऐसा करते ही उसके शरीर में आग लग जाएगी, मगर उसके साथ तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे और आदित्य के ऊपर से सम्मोहन उतर जाएगा और वो अपने राज्य में आ जाएगा। और मत भूलो राजन कि आदित्य ही इस राज्य का असली राजा है। और मेरी पुत्री का क्या होगा? तभी अशोक राजा विक्रम से बोला, आप चिंता मत करिए महाराज, आपकी पुत्री से मैं विवाह करूंगा। अब ठीक है, मेरी मां की अस्थियों को तुम गंगा में बहा देना, क्योंकि मुझ जैसे पापी का इन्हें स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं है। राजा विक्रम तालाब के किनारे चला गया और तालाब में कूद गया। तालाब में कूदते ही राजा विक्रम ने देखा आदित्य एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली औरत के साथ खड़ा हुआ था। राजा विक्रम ने उस सिंदूर को उस भयानक दिखने वाली औरत के ऊपर फेंक दिया। ऐसा करते ही राजा विक्रम और उस भयानक औरत के शरीर में आग लग गई। आदित्य के ऊपर से सम्मोहन समाप्त हो चुका था। तभी वहां पर अशोक पहुंचा और आदित्य को सारी घटना बताने लगा। राजकुमारी चंद्रलेखा सही हो चुकी थी और अशोक की बहन भी, और सारे गांव की स्त्रियां अब सही हो चुकी थी। अशोक ने राजा विक्रम की मां की अस्थियां गंगा में बहा दी और आदित्य चंदन नगर का राजा बन गया। राजकुमारी चंद्रलेखा को अशोक ने सारी सच्चाई बता दी। मैं चाहकर भी अपने पिता को बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि वो जैसे भी थे मेरे पिता थे। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अशोक का विवाह चंद्रलेखा से संपन्न हो गया।